आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आप सभी का एक नया प्रैक्टिस सेट शुरू किया जा रहा है जो बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। नोटिफिकेशन जो इसका एग्ज़ाम डेट इशू हो गया है जनवरी में, तो आप सभी के पास इसके लिए समय बहुत कम बचा है एग्ज़ाम में। तो इसलिए जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं अभी, उतना ज़्यादा आप सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो एईडीओ में टोटल 3 पेपर होने वाले हैं। कितने? तो 3 पेपर। तो पहला पेपर जो होगा वो लैंग्वेज बेस्ड होगा, जिसमें हिंदी से टोटल 70 प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश से इसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है। दूसरा पेपर जीके जीएस का होगा। दूसरा पेपर जीके जीएस 100 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन जीके जीएस। और थर्ड पेपर जो होगा वो होगा मैथ रीजनिंग का, तो वो भी 100 क्वेश्चन का होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को प्रतिदिन नियमित रूप में पहला पेपर जो लैंग्वेज बेस्ड होता है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रत्येक दिन इसका वीडियो आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग इसे कंटिन्यू रूप में ज़रूर देखिए। और 2 पेपर आपका जो जीके जीएस और मैथ रीजनिंग का है, तो आज से ही रात 8 बजे से प्रतिदिन आप सभी जुड़ सकते हैं लाइव क्लास में, जहां पर इसका 2 पेपर डिस्कस करेंगे, जीके जीएस और मैथ रीजनिंग का। और साथ ही इसका पीडीएफ भी आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल पर पहली बार जो भी जुड़े हैं, तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेपर 1 जो सामान्य भाषा का होगा, इसमें सामान्य अंग्रेजी से 30 प्रश्न होंगे और 70 क्वेश्चन हिंदी से होंगे। तो ये सवाल आप सभी को पूरा करना है। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले पैसेज दिया गया है, तो इन पैसेज को आप लोग केयरफुली पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करना है पहला सवाल से। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रेजेंटेड एज प्राइमरी चैलेंजेज ऑफ द 21st सेंचुरी। तो पहला का ऑप्शन इस पैसेज के अनुसार बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 2 में कहा गया है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अनइवन गेन्स फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, पैसेज को पढ़ने के बाद आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अ पोटेंशियल फॉर ग्लोबल इनएस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 दिया गया है, लिखा है द पैसेज सजेस्टेड दैट करंट इम्बैलेंस इन द वर्ल्ड इज। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बोथ अ मोरल एंड पार्टिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 दिया है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ नेसेसरी स्टेप टू एड्रेस द इशू। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप सभी का पैसेज में, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्करेजिंग इकोनॉमिक इफिशियंसी इन डेवलपिंग। ठीक है, नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 लिखा है द वर्ड चैस्म इन द पैसेज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू। तो इसके क्लोजेस्ट कौन सा होगा? तो क्लोजेस्ट में यहाँ पर गैप हो जाएगा। तो ये तो पैसेज के अनुसार था। आगे 6 नंबर सवाल होगा, जहाँ पर एक फिलर्स है, लिखा ही इज कंसिडर्ड टू बी डैश ऑनेस्ट पॉलिटिशियन विच इज रेयर दिज डेज। तो फिलर्स में पूरा करना है क्या होगा? तो चूंकि ऑनेस्ट जो होता है ये वॉवेल साउंड से शुरू होता है, जिसके कारण यहाँ पर आर्टिकल एन आएगा। क्या होगा? आर्टिकल एन यूज किया जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर सवाल दिया गया है, बताना इसका राइट आंसर। लिखा कुड यू प्लीज पास मी साल्ट, इट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। तो यहाँ पर जो साल्ट का प्रयोग किया गया है, ये किसी पार्टिकुलर साल्ट के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा।
तो यहाँ पर द यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 दिया गया है, लिखा है बाय द टाइम द फायर ब्रिगेड अराइव्ड द फायर मेजर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। जब पास्ट की दो घटनाओं को एक साथ जोड़ना होता है तो जो सबसे पहले घटित होती है वो आपका पास्ट पार्टिसिपल में होता है। किस में होता है? तो पास्ट पार्टिसिपल में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर हैड डिस्ट्रॉयड करना होगा क्योंकि यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, लिखा है इफ़ आई वुड एक्सेप्ट दिस ऑफर विदाउट ड्यू टू कॉन्सिडरेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड्स अगर इमेजिनरी सेंटेंस हो जिसमें इफ़ एज इफ दिया हो तो वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के साथ जो है वर का यूज किया जाता है, वेयर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर वेयर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। अब यहाँ पर 10 और 11 जो सवाल दिया है इसमें एरर बताना है। क्वेश्चन लिखा गया द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकाउंटिंग एरर्स। तो देखिए याद रखना होगा, अगर दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज, एलोंग विथ, टुगेदर विथ के साथ जुड़ा हो तो हेल्पिंग वर्ब जो आता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है। यानी यहाँ पर जो वेयर है वो गलत है। मैनेजर चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी यहाँ पर वाज का यूज करना होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वेयर के जगह पे वाज लिखना होगा। क्वेश्चन 11 है, लिखा है कि वन ऑफ द बॉय हु वर सेलेक्टेड फॉर द नेशनल टीम इज फ्रॉम आवर सिटी। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर वन ऑफ द का यूज किया गया है तो इसके बाद आने वाला नाउन जो होता है वो प्लूरल होता है। कैसा होता है? नाउन प्लूरल होता है। बट यहाँ पर बॉय सिंगुलर लिखा गया है तो बॉय के स्थान पर क्या होना चाहिए? यहाँ पे बॉयज होना चाहिए। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी में एरर है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 दिया है, एक एडियम्स दिया है, लिखा है टू थ्रो डाउन द गनलेट। इसका अर्थ होता है क्या? तो नोट करेंगे चुनौती देना। इसका अर्थ होता है चुनौती देना, और चुनौती देना का सही ऑप्शन इसका है बी ऑप्शन में, टू इशू अ चैलेंज, क्योंकि चैलेंज का अर्थ होता है क्या? चुनौती देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा 13 में, और 13 में देखिए फिर से एक इडियम्स है, लिखा है टू बी एट लॉगर हेड्स, ठीक है। इसका अर्थ होता है असहमत होना। इसका नोट करेंगे तो होता है असहमत होना। तो सही ऑप्शन इसमें ए ऑप्शन करेंगे, टू बी इन अ स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, ठीक है। सवाल नंबर 14 है, लिखा गया है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम, यानी अपोजिट वर्ड बताना है जो बोल्ड अक्षर में लिखा गया है। तो बोल्ड अक्षर में ऑडेसियस है। क्या लिखा हुआ है? ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब होता है नीडर, ठीक है। नीडर होता है साहसी होता है। तो इसके अपोजिट में कौन सा विकल्प होगा? तो टिमिड हो जाएगा, क्योंकि टिमिड का अर्थ होता है डरपोक। इसका अर्थ क्या होता है? तो डरपोक होता है, ठीक है। उसके बाद बोल्ड का अर्थ होता है साहसी, नोट कर लेंगे। रेकलेस का मतलब लापरवाह, और इनोवेटिव का मतलब होता है नया, ठीक है। आगे देखेंगे एक और एंटोनिम बताना है 50 में, आर्बिट्रेरी का, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी का एंटोनिम, इसका मतलब होता है अनियंत्रित, ठीक है। इसका अर्थ होता है अनियंत्रित, और अनियंत्रित का अगर सही एंटोन देखा जाए इसमें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रीजन्ड, क्योंकि इसका अर्थ होता है तर्क संगत, ठीक है। इसका अर्थ हो जाता है तर्क संगत, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी रैंडम जो दिया है तो इसका स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है। तो रैंडम का अर्थ होता है अनियमित। इसके बाद डिस्पोटिक का मतलब होता है निरंकुश, और बायस्ड का अर्थ होता है पक्षतापूर्ण, ठीक है। आगे 16 नंबर सवाल है जिसमें कहा गया साइनोनिम बताना है, सिमिलर वर्ड जो बोल्ड लेटर में लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया इलिसिट। तो इलिसिट का अर्थ होता क्या है?
तो इलिसिट का अर्थ होता है निकालना, याद रखेंगे, इसका अर्थ होता है इलिसिट का अर्थ निकालना। तो सिमिलर वर्ड में देखेंगे तो इवोक लिखा हुआ है, इवोक का मतलब भी क्या होता है, निकालना होता है, ठीक है। बाकी का ऑप्शन में देखेंगे तो हाइड दिया है, हाइड का अर्थ छिपाना होता है, सप्रेस का अर्थ दबाना होता है, और इग्नोर का अर्थ उपेक्षा करना या नज़रअंदाज करना। नेक्स्ट 17 दिया है, लिखा है पर्सिमोनियस, इसका सिमिलर या साइनो क्या होगा। तो पर्सिमोनियस का मतलब होता है किफ़ायती या थोड़ा, क्या होता है, किफ़ायती या फिर थोड़ा या कंजूस। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा फ्रूगल, क्योंकि फ्रूगल का मतलब ही कंजूस होता है। बाकी की ऑप्शन की बात करेंगे, एक्स्ट्रा वैगेंट है, तो एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची। जेनरस का अर्थ होता है उदार, और केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 दिया है, जिसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन है द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो इसमें बीइंग प्लस, ठीक है, V3 का उपयोग किया जाएगा। तो 18 का राइट आंसर करेंगे तो बी हो जाएगा, द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 दिया है, लिखा हु टाउट यू फ्रेंच, इसे पैसिव में ज़रा चेंज करिए। तो इसके लिए याद रखना है कि जहाँ पर हु से आपका शुरू होता है तो पैसिव में बाय हुम से स्टार्ट होगा, किससे, बाय हुम से, और बाय हुम से करेंगे तो ऑप्शन सी राइट होगा, बाय हुम वर यू टाउट फ्रेंच। नेक्स्ट 20 और 21 में इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा गया है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्पेलिंग है। तो ऑप्शन नंबर सी में एम्ब्रासमेंट के देखेंगे तो यहाँ पर स्पेलिंग का एरर है, ठीक है, यहाँ पर डबल आर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए 21 में यहाँ पर कहा गया है, लिखा है सेलेक्ट सीक्वेंस सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर्स। 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक भी गलती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी में आप चेक करेंगे, एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसमें स्पेलिंग में एरर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 22 में फिलर्स है, लिखा गया ही इज इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग विच इज वाई ही फेल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भरना होगा नाइदर नॉर, ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग, ठीक है, वह ना तो तेज है ना ही कठिन परिश्रम करने वाला है, तो ऐसा सेंस यहाँ पे निकल रहा है, तो नाइदर नॉर का पेयर यहाँ पे भरना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 23 में लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट फ्रॉम अ न्यू वर्ड बाई एडिंग प्रीफिक्स इन, यानी इन प्रीफिक्स से कौन नहीं बन सकता है। तो इन जोड़ के आप इनजस्टिस इसे बना सकते हैं, इनजस्टिस हो सकता है, इनडिसाइसिव हो सकता है, इनएप्रोप्रिएट हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है। इम्पॉसिबल होता है, यहाँ पर प्रीफिक्स आई एम जुड़ता है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेंगे राइट आंसर। चलिए अगला सवाल 24 है, कहा गया है कि काश मैं राजा होता, इसका ट्रांसलेशन बनाइए क्या होता है। तो डू इनटू इंग्लिश, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आई विश आई वर अ किंग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 25, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बताना है, लिखा है अ पर्सन हु इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन। 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका अर्थ होता है उदासीन रहने वाला व्यक्ति, कैसा, तो उदासीन। तो उदासीन के लिए सही आंसर इसमें बी ऑप्शन होता अस्टोइक, यहाँ पर राइट आंसर। 26 में लिखा है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, यानी जिसे वाक्पटुता कहते हैं, ठीक है, जो बोलने में लिखने में कुशल हो, वाक्पटुता, तो उसे रेटोरिक कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, याद रखना होगा राइट आंसर। सवाल नंबर 27, कहा गया ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट, इनमें लगाना है कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कॉन्टेन एन इन्फिनेटिव यूज एज सब्जेक्ट, यानी इन्फिनेटिव जो टू है इसका प्रयोग किसमें सब्जेक्ट के लिए किया गया है, सब्जेक्ट के रूप में।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप टू लर्न देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। टू ईरर यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। बाकी टू वेस्ट, टू लिव ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो इसलिए आंसर इसका बी राइट होगा। सवाल नंबर 28 है, चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट पैरेलल स्ट्रक्चर। तो पैरेलल स्ट्रक्चर में सीक्वेंस में कौन सा विकल्प लिखा गया है? वो विकल्प आपका सी होगा। द कोच टोल्ड द प्लेयर्स दैट दे शुड गेट अ लॉट ऑफ स्लीप, नॉट ईट टू मच एंड डू देयर वार्म अप एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस देखना है, तो जिसमें एक से अधिक सेंटेंस से जुड़ा हुआ हो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। जैसे ऑप्शन बी में, व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड वी रैन फॉर कवर बट वी स्टिल गोट वेट हो जाएगा। ठीक है। और अंतिम सवाल हिंदी इंग्लिश का है। कहा गया है कि चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट यूज ऑफ कॉम्पैरेटिव डिग्री। तो कॉम्पैरेटिव डिग्री जो होता है, दो के बीच तुलना किया जाता है। दो के बीच जब तुलना करना हो तो कॉम्पैरेटिव डिग्री में होता है। और यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखा है, ऑफ द टू ऑप्शंस इज दिस वन इज द बेटर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बनता है। तो फ्रेंड्स ये इंग्लिश का 30 प्रश्न था। आप लोगों ने क्या इसमें क्वालिफाई किया है? 30% आ रहा है आपका। चलिए कमेंट करिएगा ज़रूर। और हिंदी में भी आपको 70 क्वेश्चन में से 30% मार्क्स लाना होगा। तो अब हिंदी का प्रश्न शुरू करते हैं। तो 31 से यहाँ पर भाग 2 शुरू हो रहा है, सामान्य हिंदी का 70 प्रश्न। और फ्रेंड्स ये पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे आपने अगर क्वालिफाई नहीं किया, आपने अगर क्वालिफाई नहीं कर पाया तो इससे आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए लैंग्वेज बेस्ड जो क्वालिफाइंग नेचर है इसे पास करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। तो चलिए 31 से आंसर करते हैं। लिखा है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सूर्योदय का होता है सूर्य जोड़ उदय। 32 नंबर सवाल में लिखा गया है, कहा गया इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध रूप में लिखा गया है? चारों ऑप्शन को देखने के बाद ऑप्शन नंबर डी आपका सही सेंटेंस होगा। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। 33 लिखा है, इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध लिखा गया है? यानी एक सेंटेंस इसमें गलत है, उसकी चयन करेंगे। पहला ऑप्शन में लिखा है, दही बहुत खट्टी है। तो दही जो होता है ये पुल्लिंग शब्द होता है, इसलिए खट्टी नहीं खट्टा लिखना होगा। नेक्स्ट 34 दिया गया है, कहा दिए गए वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्वेश्चन है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। तो फ्रेंड्स जलपान को नहीं, जलपान का होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में फिर से त्रुटि बताना है। हमारे प्रदेश की जनता शांत है। तो किस पार्ट में यहाँ पर गलती है बताना। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, इसलिए डी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आशीर्वाद किस ऑप्शन में सही लिखा गया है? तो आशीर्वाद ऑप्शन नंबर सी में सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कब इतरी, तो कब इतरी जो होता है ऑप्शन बी की तरह लिखा जाता है। ठीक है। 38 नंबर में लिखा, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसमें रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार करेंगे राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है 39, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो 40 का जो राइट आंसर याद रखना है वो है यमक अलंकार। ठीक है। 41 है, पीपर पात सरित मंडोला में मन क्या है? तो 41 का ऑप्शन ए होता है उपमेय है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 42 का है, अट्टालिका शब्द का तद्भव क्या होता है? अट्टालिका
तो इसका होता है अटारी। क्या होता है? अटारी होता है राइट आंसर। चलिए 43 है, निम्न में से कौन सा शब्द ऐसा है जो तत्सम है? तो संस्कृत के मूल शब्द होने चाहिए। तो अग्र जो लिखा है अग्र, ये तत्सम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस समास का पहला पद अगर संख्यावाचक हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो संख्यावाचक के लिए द्विगु समास लिखा जाता है, जैसे चौराहा, तिरंगा, ठीक है, बहुत सारे शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, यथाशक्ति में कौन सा समास होता है बताइए। यथाशक्ति का मतलब है शक्ति के अनुसार, और जिसके प्रथम पद अवयव होते हैं वो अव्ययी भाव समास कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, कहा गया है कि नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल होता है कर्मधारय समास, जिसमें विशेष्य और विशेषण का बोध होता है। नीला है जो कमल, इसका विग्रह होता है, तो आंसर इसका सी होगा, कर्मधारय समास याद रखना है, ठीक है। चलिए 47, लिखा है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन पहचान करिए कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन जो है ऑप्शन नंबर डी होता है, और ऑप्शन सी में जो लिखा गया है इसे अंतस्थ वर्ण कहते हैं, अंतस्थ वर्ण इसे कहा जाता है। 48, लिखा गया जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया की विशेषता बताते वाले को क्रिया विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो सकर्मक जिसमें क्रिया का फल अगर कर्म पे पड़ता है, क्रिया का फल अगर कर्म पे पड़ता है तो वो सकर्मक क्रिया होता है। ऑप्शन सी करेंगे। गीता सितार बजा रही है, तो बजाने का असर जो है वो सितार पे पड़ रहा है, ठीक है। 50, अमृत का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अमृत का पर्यायवाची शब्द इसमें पीयूष होता है, याद रखेंगे बी ऑप्शन में। नेक्स्ट लिखा है तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होता है? तो तुरंग होता है घोड़ा का, और ऑप्शन ए में वाजी जो लिखा है तो वाजी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 52, लिखा गया है कि आप शब्द सर्वनाम किस भेद का उदाहरण होता है? तो आप जो लिखा गया है ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी होगा और निजवाचक सर्वनाम भी, यानी ऑप्शन डी करेंगे, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, वाक्य में कौन सी वृत्ति है? वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो 53 का आंसर सी होता है, संकेतार्थ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम बताइए क्या होता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होता है वो वर्ण होता है, आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट है 55 में, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा जो है ना ये जापानी शब्द होता है, याद रखिए जापानी शब्द। नेक्स्ट है, चाय शब्द किस भाषा का शब्द होता है? ठीक है, तो चाय जो होता है ये चीनी शब्द है। नेक्स्ट लिखा है अदालत किस भाषा का शब्द है? तो अदालत जो है ये अरबी शब्द होता है, आंसर यहाँ से डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 58, निश्चयवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे निश्चय का बोध हो, ऑप्शन नंबर डी करेंगे, यह होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे जो शब्द है वो क्या है? तो धीरे धीरे जो है इसमें क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न 60, स्वरों के वर्गीकरण का आधार इनमें से क्या हो सकता है? तो स्वर्ण का आधार यहाँ पर मात्रा का काल भी हो सकता है, जीव का प्रयोग भी हो सकता है, मुख विवर खुलने की स्थिति भी हो सकता है, यानी कि ऑल उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे सवाल 61 से बताइए। लिखा है क वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए क्या है? तो याद रखना है कंठ होता है। क्या है? कंठ। नेक्स्ट है, राम ने खाना खाया होगा, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद होता है? आंसर इसका सी होता है, संदिग्ध भूतकाल। 63,
क्वेश्चन है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया को क्या कहा जाता है? तो पहली क्रिया को यहाँ पे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, आंसर सी होगा। नेक्स्ट है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जो प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क होते हैं तो इसका प्रयोग जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तब वहाँ पर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, छ, त्र और ज्ञ में कौन सा व्यंजन होता है? तो ये किस व्यंजन के उदाहरण होते हैं? याद रखना, ये संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फूल में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, तो फूल जो होता है ये जातिवाचक संज्ञा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द जो है वो रासाल नहीं होता है, क्योंकि रासाल जो होता है ये आम का पर्यायवाची होता है। किसका? आम का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सफलता पाने के लिए कठोर करना पड़ता है, तो सफलता पाने के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है। ए ऑप्शन राइट करेंगे। 69 में है, स्वतंत्रता दिवस पर सैनिकों को दिया गया। तो स्वतंत्रता दिवस पर सैनिकों को क्या दिया गया? तो सम्मान दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न 70, लिखा है उसके पास धन है। तो फिलर्स पूरा करना है, कौन से विकल्प से होगा? तो विकल्प बी भरेंगे, पर्याप्त, बी ऑप्शन। 71 में है, आज मौसम बहुत है। तो आज मौसम बहुत सुहाना है, ऐसा लिखना सही होगा। ए ऑप्शन राइट होता है। 72 में कहा गया है कि विलोम शब्द बताइए उत्थान का। तो उत्थान का विलोम शब्द जो है वो पतन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विलोम शब्द बताइए आयात का। तो सिंपल सा प्रश्न है, आयात का निर्यात होता है। 74, कहा गया है कि जिसकी कोई उपमा नहीं हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी कोई उपमा नहीं है उसे अनुपम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द बताइए। तो याद रखना ऑप्शन सी होता है सर्वज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न होगा 76। 76 में लिखा है, उपयुक्त विकल्प चुनिए। मेरा बेटा बकरी को घुमाया। तो इसका उपयुक्त विकल्प कौन सा बनेगा? तो उपयुक्त विकल्प बी बनेगा, मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया, ऐसा लिखना। 77 में अंडरलाइन पार्ट जो दिया गया है इसके लिए किस ऑप्शन से प्रतिस्थापित किया जा सकता है? परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया। तो आंसर इसका ए करेंगे, परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया। के नहीं, यहाँ पे का लिखना होगा। 78 में फिर से एक अंडरलाइन पार्ट है जहाँ पर सही करना है। लिखा हुआ अनेक समस्याओं को जन्म देता है। तो कौन सा ऑप्शन से सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, अनेक समस्याओं को जन्म देती है। 79, लिखा हुआ है अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। नेक्स्ट 80 है, लिखा अंधे के हाथ बटेर लगना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका मतलब है अयोग्य को अनायास अच्छी वस्तु मिलना। नेक्स्ट 81 है, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, क्या होता है? तो आंसर डी होगा, जगत जोड़ नाथ। अब 82 से 85 तक गद्यांश है, तो इन गद्यांश को आप लोग वीडियो को रोक कर पूरा पढ़ लीजिए, फिर इन सभी का आंसर करेंगे। 82 से लिखा, गद्यांश के अनुसार किसी राष्ट्र की प्रगति का आधार क्या होता है? तो इसका आधार होता है अनुशासित नागरिक। 83 में है, अनुशासन का व्यापक अर्थ क्या होता है? तो इसका व्यापक अर्थ होता है जीवन के हर क्षेत्र में नियम का पालन। इसके बाद 84 में दिया है, एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए छात्र में कौन सा गुण होना आवश्यक है? तो इसके लिए अनुशासन का होना आवश्यक माना गया है। 85 में है कि अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है?
तो अनुशासन में जो होता है अनु उपसर्ग होता है। क्या है? अनु उपसर्ग। नेक्स्ट प्रश्न 86 से 90 तक फिर से एक गद्यांश है, इसे आप लोग केयरफुली पढ़ेंगे, उसके बाद सारे प्रश्न का आंसर करने का प्रयास करेंगे। 86 से लिखा है सभ्यता का संबंध किससे होता है? तो याद रखेंगे सभ्यता का संबंध बाहरी तरक्की से है। नेक्स्ट है लेखक के अनुसार सभ्यता की पहचान करें। सभ्यता की पहचान करेंगे तो ऑप्शन बी होगा, मोटर, हवाई जहाज और अच्छे मकान। नेक्स्ट है 88, संस्कृति का मापन किससे होता है? तो संस्कृति का मापन गुण से किया जाता है। नेक्स्ट है संस्कृति और सभ्यता में मूल अंतर क्या होता है? तो याद रखिएगा मूल अंतर होता है सभ्यता बाहरी है और संस्कृति आंतरिक है। सवाल नंबर नेक्स्ट है 90, कहा गया है कि परोपकार शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या है? तो होता पर जोड़ उपकार। क्या होता है? पर जोड़ उपकार होता है। नेक्स्ट लिखा है कि कोष्टक में दिया गया चिन्ह का मतलब क्या है बताइए? तो कोष्टक में जो साइन दिया है वो है अर्ध विराम। नेक्स्ट है 92, लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द आविर्भाव का विलोम शब्द है? तो इसका आंसर सी होता है तिरोभाव। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिसे जीता ना जा सके इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो जिसे जीता नहीं जा सके उसे अजेय कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन नहीं है? तो अंक का अंश नहीं होता, आंसर डी होगा। 95, लिखा है बाहर कोई खड़ा है, इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है? कोई, तो कोई जो लिखा गया है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है आंख में धूल झोंकना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब है धोखा देना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो घी के दिए जलाना इसका अर्थ है बहुत खुशी होना, ऑप्शन नंबर बी। 98 है लोक्ति के सही अर्थ की चयन करें। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, तो इसका करेक्ट आंसर सी बनेगा, होनहार बालक के गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। 99, लिखा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताइए? तो आंसर सी होगा 14 सितंबर को। और अंतिम सवाल 100 नंबर है, लिखा गया देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का जो विकास है वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से, याद रखना है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये पेपर 1 हमने डिस्कस किया, ये आपका पेपर 1 हमने पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन डिस्कस किया है। आप लोग बताइए क्या आप लोग इसमें क्वालिफाई हो रहे हैं दोनों पेपर में? आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। हिंदी में आपसे कितना सही हुआ इस सेट में और इंग्लिश में कितना सही किए, फटाफट आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 2 पेपर इसका जीके जीएस का और मैथ रीजनिंग का जो होगा फ्रेंड्स वो आज से रात 8 बजे से आपका होगा। तो रात 8 बजे 8 PM से आप लोग जुड़ सकते हैं आज से। तो प्रतिदिन आपका एक सेट पूरा कंप्लीट किया जाएगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो इसलिए पहली बार जो भी जुड़ रहे हैं चैनल पर, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करिए और शेयर करिए।